पैकिंग डली हुई होती है उसे ओपन कर लेना है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमें डिस्चार्ज लाइन का ट्यूब जोड़ लेना है इसमें, तो उसके लिए हमें ब्रेजिंग भी करना होगा। तो ये देखिए हमने डिस्चार्ज लाइन में लगा लिया है। तो ये हमारी ब्रेजिंग रॉड, उसके बाद हमारा टॉर्च रेडी हो चुका है और इसके बाद चकाचक इसमें ब्रेजिंग की जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए हमने अपना टॉर्च जला लिया है और इसके बाद इसे लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसे हीट कर लेना है। और उसके बाद में हमें ब्रेजिंग रॉड को इसके ऊपर पिघला देना है और अच्छी तरह से ब्रेजिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ट्यूब अच्छा हिट हो चुका है और इसके बाद हम इसे ब्रेजिंग कर लेंगे इस तरह से। जल्दीबाजी नहीं करना है, अन्यथा कॉपर ट्यूब टूटने का डर होता है। तो इस तरह से हमें ब्रेजिंग करना है, बहुत ही प्यार से, सावधानी पूर्वक। ये लग चुका है, लगभग हमारा टाका कंप्लीट हो गया है। ट्यूब थोड़ा बेंड हो रहा था तो उसे हम ठीक कर लेंगे इस तरह से। कुछ जहाँ पे हमें फिट करना होगा उसके लेवल के हिसाब से उसे सेट करना होगा। काफ़ी हीट हो चुका है हमारा यह ट्यूब, तो थोड़ा सावधानी से ही इसे करिएगा, क्योंकि यह पाइप जो होता है, ट्यूब जो होता है, हीट होके टूटने का डर बनता है। तो इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमें ब्रेजिंग करना होगा बहुत ही सावधानी पूर्वक, और ट्यूब को बिना हिले डुले ब्रेजिंग करने की कोशिश करना चाहिए, अन्यथा ट्यूब टूट सकता है। तो हमने इसे सही लेवल पे लाके फिट कर दिया है। और ये देखिए अब कॉपर ट्यूब पूरा कूल हो गया है। अब इसके बाद हम इस कंप्रेसर को उसके सही जगह पर इसे फिट करना होगा। तो उसकी हमें पहले से ही पूरी तैयारी कर लेनी है। तो जो ग्रोमेट लगी हुई होती है उसमें सिम्स लगा लेना है, जो वाशर होते हैं उन्हें फिट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हम बारी बारी से हर काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा। तो दोस्तों ये कंप्रेसर हम उसकी जगह पर व्यवस्थित ढंग से फिट करने जा रहे हैं। ये देखिए अब इसमें जो होल्स होते हैं कंप्रेसर फिट करने के, उन होल्स को मिला लेना है। और ये ग्रोमेट के अंदर में सिम्स लगाना ज़रूरी होता है, अन्यथा ग्रोमेट एकदम दब जाती है जब हम बोल्ट नट बोल्ट इसमें कसते हैं। तो यदि हम सिम्स लगाते हैं तो ग्रोमेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है और इस तरह से हमें प्रॉपर तरीके से सेट करना होगा और इसके बाद नट बोल्ट कस देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसके ट्यूब को कंडेंसर में जोड़ना होगा। और इसके बाद तो ये कंडेंसर कॉइल में डिस्चार्ज लाइन को हम कनेक्ट कर लिए हैं और इस तरह से इसे ब्रेजिंग कर लेंगे। इसे भी उसी लेवल पे गर्म करना होगा जिस लेवल पे हमने पिछली बार किए थे। अब यहाँ का टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि कॉपर ट्यूब होता है उसका जॉइंट परफेक्ट लगना ज़रूरी है, अन्यथा लीकेज के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसे हीट करके पहले हल्का सा फंसा देंगे ट्यूब में और उसके बाद ब्रेजिंग रॉड लगाकर ट्यूब को अंदर की तरफ प्रेस कर देते हैं कुछ ऐसे। और ये देखिए हमारा जॉइंट जो है बहुत ही शानदार तरीके से लग गया है। अब हम इसको कंडेंसर कॉइल को फ्लैश करने के लिए हमें कंप्रेसर को ऑन करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ कैपेसिटर, रिले और OLP जो लगा हुआ साथ में आया है एसेसरीज में, तो
उसे फिट करना होगा। उसके बाद हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे। तो दोस्तों हमने देखिए कैपेसिटर को रनिंग स्टार्टिंग में लगा दिए है रिले की, और उसके बाद जो न्यूट्रल और फेस की जो सप्लाई है उसे OLP और रिले में फिट कर लेना है। ये देखिए, और जो कुछ कनेक्शन में जॉइंट्स लगे हुए हैं उसे टेपिंग कर लेना है। कई बार कटे पिटे जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वह बॉडी से टकरा के बॉडी में करंट आने का डर बना रहता है, तो पूरी सावधानी से हमें कनेक्शन कर लेना होगा। तो ये हमने देखिए इसमें थिम्बल्स पिन जो लगी थी वह टूटी थी, तो हमें थिम्बल्स अलग से ऐड किया है और उसे भी टेपिंग कर लेना है कुछ ऐसे। ये देखिए, अब ये OLP में हम इसे कॉमन की सप्लाई जो है वो दे देंगे, और फेस की सप्लाई जो है वो रिले के स्टार्टिंग टर्मिनल पर, रनिंग टर्मिनल पर दे देते हैं। और इस तरह से हमने इसे कंप्रेसर में फिट कर लेना है। ये इस तरह से फिट किया हमने, और इसके बाद हम कैपेसिटर को अभी फ़िलहाल में ऐसे ही रख देते हैं। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसे व्यवस्थित फिटिंग कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसे ऑन करने जा रहे हैं कंडेंसर कॉइल को फ्लैश करने के लिए। तो हम ये जो फ़िल्टर लगा है यह फ़िल्टर अच्छा है, हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ से एक वैक्यूम के लिए एक पाइप अलग से छूटा हुआ था, तो वहीं से हमने काट के उसे फ्लैश कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और ये जो ड्रायर लगा हुआ है यह ज़्यादा पुराना नहीं है और उसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, तो हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि कंडेंसर कॉइल के अंदर से ऑयल या डस्ट निकलती है तो उस पोजीशन में हम फिल्टर को, ड्रायर को चेंज कर देते हैं। किंतु यहाँ हमारा जो ड्रायर है वह अच्छा है, तो हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें फ्लैश करने के बाद ये जो पाइप लगा था उसमें पंचिंग प्लायर से पिंच कर दिया है, और अब सक्शन लाइन जो लगी हुई है उसे हमें फ्लैश करना होगा। जो एवापरेटर होता है यूनिट का उसे हमें फ्लैश कर लेना है। तो फ्लैशिंग विधि हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे और इस बार भी बता देते हैं। तो फ्लैशिंग करने के लिए हमें 1/4 का जो पाइप, जो ट्यूब लगा हुआ है उसे प्रेस करके रखना होता है कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद में उसे छोड़ देना होता है। तो इस तरह से हमने यूनिट को फ्लैश कर लिया है, और अब कंप्रेसर की सक्शन लाइन में उसे जोड़ लेना होगा। जो कि फ्रीज़र की लाइन है, सक्शन लाइन, उसे हम कंप्रेसर में जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया है, और इसके बाद यहाँ पर एक NRV वाल्व का यूज़ कर रहे हैं, जो कि गैस चार्जिंग करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और उसके बाद हम उसे डमी नट लगाकर
के दूसरी लाइन में से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। और इसके बाद इसमें हमें जो भी गैस आप चार्ज करना चाहे 134 या हाइड्रोकार्बन, तो उसे ऐड करना होगा। तो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन रखी हुई है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एंटी मॉइस्चर का यूज़ कर रहे हैं। बाय चांस ये पुराना यूनिट है, तो हमें चार्जिंग लाइन को क्लीन करने के लिए थोड़ा सा एंटी मॉइस्चर 2 बूंद का उपयोग करने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन 170 ग्राम वाला पाउच हमारे पास रखा हुआ कैन, उस कैन को हम इस चार्जिंग लाइन में ऐड करते हैं और उसके बाद उसे पर्च करेंगे ताकि हमारी चार्जिंग लाइन क्लीन हो जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चार्जिंग लाइन को भी क्लीन कर लिया है और पर्च भी कर चुके हैं। और वाल्व को हम इसके बाद ओपन कर लेना है इस तरह से। अब इसमें गैस चार्जिंग की जो प्रोसेस होती है, तो उसमें आप इकट्ठा गैस नहीं डालना है, धीरे धीरे करके गैस छोड़ते जाइएगा इसके अंदर। और ये देखिए हमें इसकी डिस्चार्ज लाइन को छीन कर देखना होगा हीट हो रही है या नहीं हो रही है। यदि बाई चांस डिस्चार्ज लाइन हीट नहीं हो रही है और वैक्यूम में आपका मीटर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ से अभी यह कंप्लीट हो गया है, तो ये डिस्चार्ज लाइन भी गर्म आ गई है और फिल्टर भी हल्का हल्का हीट हो रहा है। और जो इवापोरेटर का जो ट्यूब लगा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब हमने जो जोड़े हैं, तो उसमें भी कूलिंग आना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसमें फिर से थोड़ी सी गैस और चार्ज करते हैं। ये देखिए लगभग 10 से 15 PSI के बीच में होने वाली है। उसके बाद हमें इस तरह से चेक करना होगा समय समय पर, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, और देखना होगा कि कंडेंसर कॉइल अच्छी हीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये ड्रायर भी हमारा हल्का सा हीट होने लगा है, तो और कैपिलरी में हल्की सी हीट है, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए कैपिलरी में। तो उसे हमें सक्शन लाइन के साथ में उसे लपेट देना होगा ताकि कैपिलरी का जो टेम्परेचर होता है वह डाउन हो जाए और स्मूथली जो गैस होती है वह इवापोरेटर तक इजीली पहुंच सके। तो 15 PSI हमने गैस चार्ज किए हैं इसमें, और ये देख सकते हैं आप सक्शन लाइन के ऊपर में आइस आ चुकी है। और वह आइस इसलिए आई है क्योंकि इस फ्रीज़र के अंदर में इवापोरेटर ओपन कॉइल डली हुई है और यह लाइन काफ़ी छोटी होती है, तो और यूनिट भी खाली है, तो बहुत ही जल्दी से इसके अंदर फास्टिंग आ जाती है, आइस जमने लगती है। तो ये यूनिट दोस्तों हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।